वाह, क्या जुगलबंदी है। बाहर आतंकवादियों की गोलियों का शोर, अंदर बंगले में डीएसपी की बीबी के गीतों का संगीत इतना मधुर कि सिक्योरिटी वाले अपनी ड्यूटी छोड़कर घोंसले से नीचे गिरे चिड़िया के बच्चे को वापस उसके घोंसले में डालने की कोशिश कर रहे हैं। आपने उसकी माँ की चीखें नहीं सुनी? वो बेचारी चीखें करती, कभी घोंसले की तरफ जाती तो कभी अपने बच्चों की तरफ आती। मैं देखने गई तो मेरे इर्द गिर्द मंडराने लगी जैसे मेरी मिन्नतें कर रही हो। और आपसे रहा नहीं गया, लगा दिए सारे सिक्योरिटी वाले चिड़िया परिवार की सेवा में, चाहे कोई टेररिस्ट पीछे से आकर डीएसपी को गोली मार दे। ऐसे कैसे मार दे? मैं जो हूँ डीएसपी साहब की सिक्योरिटी के लिए, मैं आकर खड़ी हो जाऊंगी आपके और गोलियों के बीच। कभी गोली चलते देखी है? पिछले 10 दिनों से यही देख रही हूँ। जरा सी खिड़की खोलो तो गोलियों के धमाके सुनाई देते हैं। हाय, ये आसमान को छूते पहाड़ और पहाड़ों के बीच सीना ताने खड़े चीड़ और देवदार के वृक्ष और उनके बीच रूइयों के गोलों जैसे बादल। बचपन में मैं ये सब सपनों में देखा करती थी। फिर पता चला आपकी पोस्टिंग यहाँ हुई तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, लेकिन इन आतंकवादियों ने मेरे सारे सपनों को बारूद से उड़ा दिया। मैं बड़ी हो चुकी हूँ। कभी किताबों कविताओं की दुनिया से बाहर निकल कर देखो मैडम, ये दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं है जितनी नजर आती है। तुम इसे पहाड़ का खूबसूरत नजारा समझ रही हो, मगर ये एक जंग का मैदान है जहाँ एक से एक खतरनाक टेररिस्ट घूमते हैं। आज तो हो गया, लेकिन फिर कभी सिक्योरिटी वालों को गेट से मत हटाना। और हाँ, ये काम वाली बाई को छुट्टी क्यों दिया है? देव, उसकी बेटी के स्कूल में कुछ प्रॉब्लम थी। अनीत, ये सिक्योरिटी वाले झाड़ू बर्तन सब छोटे लोग होते हैं, नौकर टाइप, इन्हें जरा खींच कर रखना पड़ता है। जरा सी ढील दी तो सर पर चढ़कर बोलते हैं। अब कैसे अकेले सारा दिन गुजारोगे इतने बड़े बंगले में? देव, उसे मैंने भेजा है, वो तो बेचारी जाना ही नहीं चाहती थी। फिर मुझे लगा कहीं उसकी बेटी की पढ़ाई ना रुक जाए, और फिर मेरे पास टाइम पास करने का टाइम ही कहाँ है आज। सुबह बगीचे में पेस्टिसाइड का स्प्रे किया, असर कम हो जाए तो रिका पार्क की ट्रेनिंग करूंगी। देव, आपने देखा नहीं, वहाँ सिक्योरिटी वाले खड़े हैं पीछे, दान में एक बहुत प्यारा गुलाब का फूल खिला है, इतना बड़ा। यूं तो हमें लगता है गुलाब से गुलाल होते हैं, वो तो दूध जैसा सफेद है। लगता है मैंने फिर वही फूल पत्तियों की बातें शुरू कर दी। देख, आप मुझसे खुश नहीं हो ना? ऐसा नहीं है, मैं खुश हूँ तुमसे, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा मेरे मतलब की औरत हो। सच पूछो तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि कोई घर इतना सुंदर भी हो सकता है। मुझे ये पौधे पेड़ कभी अच्छे नहीं लगे, क्योंकि टेररिस्ट इनके पीछे छिपकर हम पर गोलियां चलाते हैं। लेकिन आज यही पौधे मेरे घर को महका रहे हैं। बस तुम थोड़ी बावली, मेरा मतलब है अनप्रेडिक्टेबल। वो जैसे कहते हैं ना, किसी पहाड़ी सड़क की तरह, पता नहीं कब किधर मुड़ गया। शुक्र है मेरे अफसरपति ने कोई तो कविता जैसी बात की। पर सर जी, सड़क तो बहुत रूखी सिकमा हो गई। अगर किसी पहाड़ी नदी से कंपेयर कर देते ना, तो बाई गॉड की कसम मजा आ जाता। बाई गॉड की कसम, लगता है 1-2 महीने में मैं भी तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। कविता लिखने लगूंगा और हारमोनियम बजाया करूंगा। और मैं गाया करूंगी, तब होगी सही जुगलबंदी। जनाब, ये क्या तरीका अंदर आने का? दस्तक नहीं दे सकते? सॉरी जनाब। और ये क्या गंद डाली है थाने में, जो सुबह होते ही दिल्ली ली हुई थी? कौन थी औरत, और स्टाफ में कौन कौन था? जनाब, एक तो वो अपना विष्णु था, अरे वही पहाड़ी, और एक वो पंजाबी छोड़ा बिक्कर, और मेरा भांजा रणवीर। वो जो गोपालपुर से हमने वो एरिया कमांडो को पकड़ा था ना जी, ये उसे एक बड़ी बहन थी। बुलाया तो उसे पूछताछ के लिए था। पता नहीं जमीनों के मन में क्या आया कि थाने में ही रख लिया रात उसे। ठीक है अनिल, तुम अंदर जाओ, ब्रेकफास्ट करवाओ। तो तू कहां मर गया? वो तो साले नए, तू तो पुराना है। तुझे नहीं पता कि नेशनल लेवल के इशू है ये? अरे जनाब, मैं तो कल बाथरूम में फिसल के गिर पड़ा था, अब टकने में दर्द था, ससुरा इस दिमाग ही नहीं काम किया। अगर मुझे पता होता कि ये कंजर मेरे पीठ पीछे ऐसा कुल खिलाएंगे तो मैं कभी ना जाता। क्यों छोरे है तो बहुत दिले, जान पर खेलने वाले। पिछली दफा जब जनाब पे अटैक हुआ था तो वही टीम थे अब जिन्होंने बेटकल हो गया लड़की का। अरे आधा शहर इकट्ठा हो गया था जनाब, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए। अब मुश्किल से उसे सिविल हॉस्पिटल भेजना पड़ गया। ऊपर से डॉक्टर जोधा ड्यूटी पर था, मेरी एक बात नहीं सुनता। देखिएगा बिल्कुल सही रिपोर्ट देगा।
मैं क्या करूं? कैसे बचाऊंगा उन्हें? अरे जनाब की मेहरबानी हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने तबीयत से ठोका है सालों को। अरे पैर पकड़ के माफी मांगने लगे थे। माफी मांगने से क्या गुनाह खत्म हो जाते हैं? ऐसे सालों को तो गोली मार देनी चाहिए। मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। ठीक है, तुम चलो, कोई बयान मत देना मीडिया वाले आए तो। मैं आकर देखता हूं क्या करना है। जनाब लगता है पुलिस वालों से दिल टूट गया कविता वाली मैडम का। जिस पुलिस वाले से मेरी शादी हुई है उससे तो शायद कभी दिल ना टूटे थे। पर मैं सोचती हूँ अगर थाने में एक औरत के साथ ऐसा हो सकता है तो लोग पुलिस पर कैसे भरोसा करेंगे? तुम ठीक कहती हो, कुछ बद लोगों की वजह से सारा महकमा बदनाम हो जाता है। कितना कुछ लिखा होगा अखबार में पुलिस वालों के खिलाफ। क्योंकि पुलिस वालों के खिलाफ लिखना आसान होता है, बंधे होते हैं वो कानून की बेल्ट से। लेकिन तुम्हारा मुझ पर भरोसा करना मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जब मेरी सहेलियों को पता चला कि मेरी शादी एक पुलिस वाले से होने जा रही है तो उन्होंने मुझे बहुत डराया कि पुलिस वाले ये होते हैं, वो होते हैं, डांटते हैं और मारते भी हैं। अच्छा, फिर तो बहुत खराब इमेज है पुलिस वालों की, खासतौर पर औरतों में। डर तो मैं भी गई थी, पर जब आपसे मिली तो एहसास हुआ कि होते होंगे कुछ वैसे पुलिस वाले। सब नहीं होते, खासकर मेरा देव तो हरगिज ऐसा नहीं है ना देव? बावली है, एकदम बावली, बिल्कुल पहाड़ी नदी जैसी। तो उससे तो बच के रहना पड़ेगा, पता नहीं कब किधर मुड़कर दूर निकल जाए। मैं आपसे कभी दूर नहीं जाऊंगी। अगर कोई मोड़ मुड़ना भी पड़ा तो आपको सब बहा कर लेकर जाऊंगी। ये तो और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता। जनाब, जब प्यार की पड़ा ही हो ना तो तैरा नहीं जाता, डूबा जाता है। बात तो तुम ठीक कर रही हो, पर कर गलत जगह कर रही हो। पता है, हम पुलिस वालों के बारे में जब कोई औरत इस तरह की बात करती है तो उसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या? यही, वो बहुत चालू किस्म की औरत है। देव, दिस इज नॉट फेयर। मैं ऐसा नहीं हूँ। अरे मुझे पता है यार, मैं तो मजाक कर रहा था। फिर कभी ऐसा मजाक मत करना। मैंने सिर्फ आपसे प्यार किया है, बस। कितना? इतना कि अगर कोई साबित करने के लिए कहे तो मैं जान दे भी सकती हूँ और किसी की जान ले भी सकती हूँ। तुम जो चिड़िया के बच्चे को उसके घोंसले से नीचे गिरा हुआ नहीं देख सकती, जो गोलियों के आवाज के डर से खिड़की नहीं खोलती, तुम किसी की जान लोगी? पर देव, ये मत भूलो कि मैं पिछले 10 दिनों में 3 बार लॉन में कीड़े मार दवाई छिड़क चुकी हूँ। मेरी आंखों के सामने कीड़े तड़प तड़प कर मर रहे थे और मुझे जरा भी अफसोस नहीं हुआ। पता है क्यों? क्योंकि वो मेरा लॉन खराब कर रहे थे, मासूम पौधों की जड़ें चूस रहे थे, उन्हें खोखला बना रहे थे। ये तस्वीर शायद कब की? मुझे मालूम नहीं था कि उसकी शादी हो चुकी है। हाँ, हमारी शादी को भी
इसका मतलब मैं गलत जगह पर नहीं आया। नहीं, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। देव अब डीएसपी हो गए हैं। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ब्यूटीफुल, आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन देव ने कभी जिक्र नहीं किया कि उनका इतना अच्छा गाने वाला दोस्त भी है। जरूर करता, अगर मैं उसका दोस्त होता। भला किसी दुश्मन का जिक्र कोई अपनी इतनी सुंदर बीवी की आदि क्यों करे? आप दुश्मन है देव के। हाँ, लेकिन लगता है शायद आप दोस्त समझ रहे। और कौन आता है किसी के घर दस्तक दिए बना? चोर, डाकू, कातिल। तो आप क्या है, चोर, डाकू या कातिल? इस इलाके में अब कोई चोर डाकू नहीं रहा। सबने हथियार उठा लिए और मूवमेंट में शामिल हो गए। शायद इसीलिए मूवमेंट ढीली पड़ गई। ऐसा ही होता है, हथियारबंद लड़ाई जब लंबी खिंच जाती है तो अक्सर मूवमेंट ऐसे ही खत्म होती है या खत्म कर दी जाती है। जी? सॉरी, मुझे पता नहीं था कि इस घर में कोई औरत रहती है, वरना मैं जरूर दस्तक देकर आता। बाय द वे, ये हारमोनी माँ को जाती है? हाँ जी, थोड़ा बहुत शौक करती हूँ। चाय में शक्कर कितनी? गाती भी है? हाँ जी, थोड़ा बहुत, लेकिन आपके जैसे नहीं। दरअसल देव को मेरा गाना नहीं पसंद। उन्हें लगता है कि ये सब एक पूरे सब के घर में नहीं होना चाहिए। स्टेटस अलाउ नहीं करता। हाँ, वो शुरू से ये सब। काफी पहले से जानते हैं आप देव को। लेकिन मैंने देव की सभी फोटो एल्बम देखी है। याद नहीं पड़ता कि आपकी तस्वीर देखी हो गई। आप चाय लीजिए। एल्बमों में दोस्तों की तस्वीरें लगाई जाती हैं। लगता है देव से कुछ ज्यादा ही नाराज है। कोई बात नहीं, मैं देव से आपकी सुलह करवा दूंगी। देव मेरी हर बात मानते हैं। अरे आप चाय नहीं लिए? ये सारी किताबें आप पढ़ती हैं? गांधी, टैगोर, टॉल्स्टॉय, अमेरिका, तस्लीमा? जी, थोड़ा बहुत मुझे कहीं चेकों की माँ खत्म किया, लेकिन लगता है कि जैसे अभी भी चल रहा हो। एक चमकती हुई पूरी आंखों वाली माँ, न जाने क्या ढूंढते ढूंढते मेरे घर में घूम रही है कल से। आपके और मेरे शौक कितने मिलते हैं, लेकिन आपने अभी तक अपने बारे में कुछ नहीं बताया। कोई बात नहीं, देव आकर बता देंगे। देव मेरी हर बात मानते हैं। आपने चाय नहीं ली? मैं सोचता हूँ मैं जिस काम से यहाँ पर आया हूँ वो कर भी पाऊंगा या नहीं। कम से कम मेरी वजह से आपका कोई काम नहीं देगा सर जी। आई प्रॉमिस। आप इतना से चाय लीजिए और बताइए कि आप दिल के कौन से ऐसे फ्रेंड हैं और ऐसा क्या काम है आपका कि मैं
एक टेररिस्ट हो। और देव से एक पुराना बंदा लेके लिए उसे मारने आया। जी मैं कुछ समझी नहीं। हाँ लग रहा है। मुझे पता नहीं था कि इस घर में कोई औरत रहती है, वरना मैं ऐसा नहीं करता। Shut up and get out. देव घर पे नहीं है। Then get out, you terrorist. मैं इस काम को घर के दरवाजे छोड़कर नहीं जा सकता। I'm sorry. तुम देव को नहीं मार सकते। मुझे अपने फैसले पर बेहद अफसोस है मिसेस सिंह, लेकिन मैं सिर्फ इसी काम से यहाँ पर आया। पर क्यों? देव की तुम्हारे साथ क्या दुश्मनी है? देव ने जो भी कुछ किया ये उनकी ड्यूटी थी। 3 साल हो गए इस घटना को भगवान के लिए भूल जाओ इसे। नहीं भूल सकता। देव ने जो किया है तो भूलने लायक नहीं। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। क्या कहा है देव ने? अखबार में साफ-साफ लिखा है कि तुम्हारी प्रेमिका ने पंखे से लटक कर आत्महत्या की थी। इसमें देव का क्या कसूर है? कसूर है। देव का कसूर है। आप मेरी नीलू को नहीं जानती, इसलिए आपको उसके बारे में बहस करने का कोई हक नहीं। तो उसकी दुष्कांतों से भी जिंदगी के गीत धड़कते थे। वो आत्महत्या जैसी घटिया हरकत के बारे में सोच भी नहीं सकती। सिर्फ मेरा पता जानने के लिए उसे 5 दिन 5 रात गैर कानूनी हिरासत में रखकर इतना टॉर्चर, इतना शरीर किया कि देखिए लीजिए पढ़िए इसे। इसमें लिखा है मेरी नीलू के साथ हुई हैवानियत का पूरा किस्सा। क्योंकि पुलिस वालों के खिलाफ इतना आसान होता है, बंधे होते कानून की बेल्ट से। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूं मिसेस देव कि ये बात आपको आपके पति ने सिखाई। बच्ची नहीं हूँ। ये भी मैं खुद सोच सकती हूँ। तो फिर एक औरत पर हुए जुल्म को पुलिसिया स्टेटमेंट मत बनाओ। आप चाहे मेरे दुश्मन की बीवी है, लेकिन बहुत अच्छा प्रभाव है आपका ऊपर। आप जैसी जलील औरत से ऐसे घटिया स्टेटमेंट की वृद्धि करता हूँ। अगर सोच सकती है तो सोचिए, शराब और वर्दी के नशे में चूर 4 पुलिस वालों के बीच जब एक अकेली औरत घिर गई होगी तो क्या हुआ उसके साथ? आपको पता है ना? आपको पता है ना कल रात क्या हुआ शहर के खाने में? लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि उस घटना से देव कितना खपा थे। गोली मार देते मुलाजिमों को। अगर उस घड़ी वो उनके सामने आ जाते, गुस्से से चेहरा लाल हो गया था उनका। और मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि तुम्हारी प्रेमिका के साथ जो भी कुछ हुआ देव उसमें हरगिज शामिल नहीं होंगे। मुझे देव की किस्मत से ईर्ष्या हो रही है। एक नंबर का झूठा और कमीना है, लेकिन कितना भरोसा है इसकी किस्मत। वो भी एक औरत था। तू झूठा है, मक्कार, फरेबी। गई बीती घटना की आड़ में तू मेरे देव पर फैसला करने आया है, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं बाहर जाकर शोर मचा दूंगी। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, कोई है? कोई है? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जो आप कर रही हैं वो मेरी प्यारी के खिलाफ है। I'm extremely sorry। मुझे आप पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। उसके लिए थैंक्स, लेकिन वो सब आपने मेरे लिए नहीं, अपने पति के दोस्त के लिए किया। ये गलतफहमी भी तुम ही ने पैदा की। अपनों की तरह बिना दस्तक दिए मेरे घर में आए, मेरा हारमोनियम बजाया, मेरी किताबें और मेरे शौक के बारे में बातें की। कौन आतंकवादी ऐसा करता है? रोज पढ़ती हूँ अखबारों में, वो बारूद फैलाते हुए आते हैं और किसी के सीने में गोलियां फैलाकर चले जाते हैं। 2 दिन नहीं मिलते उन्हें किसी का घर उजाड़ते हुए। इतनी देर से मेरे घर में हो, कहाँ रहे हो? आप भूल रहे हो मिसेस देव कि आपके पति घर पर नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पर रुकना पड़ा।
मैं देव के लिए आया था, आपके लिए नहीं। अब माफ कीजिएगा, मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूँ। लेकिन तुमने भी खुद ही कहा था कि तुम्हें टेररिस्ट हो और एक पुराना अखबार ने लोगों की भाषा बदल दी। आपकी तरह किताबों से नहीं, बल्कि आजकल लोग बोलना भी खबरों से सीखते हैं। इसलिए उन्हें अपनी बात समझाने के लिए कभी कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। वरना आप तो समझदार हैं, समझ सकती हैं कि टेररिस्ट वो होता है जो टेरर पैदा करता है। लेकिन हमारा एक मिशन है, द चेंज। वी आर नॉट टेररिस्ट। हर टेररिस्ट नहीं कहता है, लेकिन काम लोगों को डराने का ही करता है। जैसे कि तुम मुझे डरा रहे हो। मैं भी तो एक लोग ही हूँ। तो इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। इस घर के बारे में मेरी इन्फॉर्मेशन बहुत पुरानी थी। मुझे नहीं पता था कि इस घर में कोई। लेकिन अब तो पता चल गया ना, इस घर में मैं डीएसपी देवराज की पत्नी। अगर तुम देव को गोली मार दोगे तो मैं विधवा हो जाऊंगी। फिर क्यों नहीं तुम अपना इरादा बदल लेते? मोमेंट में ऐसी भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं होती जैसे। तो ऐसी मूवमेंट के लिए लोगों के दिलों में भी कोई जगह नहीं होती। कौन सा धर्म, कौन सी आइडियोलॉजी और कौन सा सिद्धांत ये सिखाता है कि औरतों के सुहाग उजाड़ दो, बच्चों को अनाथ बना दो और अखबार। लगता है आजकल आप भी अखबार को ज्यादा ही पढ़ने लगे। तीसरे दर्जे के नेता और दूसरे दर्जे के अखबार इस्तेमाल करते हैं ऐसे सिखाने। आप जैसी औरत से इतनी साधारण दलील की उम्मीद नहीं थी। चेकअप पढ़ने वाली औरत है आप? चेखोव मेरा पति नहीं है और ले जाओ उसकी सारी किताबें और एक आम औरत समझकर मुझे मेरे पति को बख्श दो। तो तुम समझते क्यों नहीं कि देव ने जो भी कुछ किया ये उनकी ड्यूटी थी। बिना किसी कसूर एक औरत को हिरासत में रखना, अपने 4 साथियों के साथ उस पर जुल्म बलात्कार करना, कौन सा संविधान, कौन सा कानून ये ड्यूटी सिखाता है मिसेस सेन? देव ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता है। और औरत अपने पति के बारे में ऐसे कहती है। काश सोचती भी यही हो। मुझे देव पर पूरा भरोसा है। मुझे भी देव पर पूरा भरोसा है। एक नंबर का कमीना है, वर्दी में छुपा इस समय का सबसे बड़ा टेररिस्ट। कमीना वो नहीं, कमीने तुम हो जो एक औरत के दिल में उसके पति के लिए नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन भूल जाओ कि तुम ऐसा कर पाओगे। तुम ज्यादा से ज्यादा देव को गोली मार सकते हो, लेकिन मेरे दिल में देव के लिए एक भी ऐसी सोच पैदा नहीं कर सकते। अभी कुछ देर पहले तुम गा रहे थे, मैं लगभग खो सी गई थी तुम्हारी आवाज, तुम्हारे गीत में। एक पल के छोटे से हिस्से के लिए तुम मेरे दिल के कितने करीब आ गए थे। चंपी तुम, कि क्या हो गया था मुझे? मैं कहाँ थी? मुझे तो ये कहते हुए भी शर्म आ रही है कि उस वक्त अगर तुम मेरे दिल में उतरते तो उतर जाते। लेकिन शुक्र है तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया। तुम्हारी आवाज नकली है, तुम्हारे गीत झूठे हैं, तुम सिर्फ एक कातिल हो। क्या मिलता है तुम्हें किसी की जान लेकर? किसी की जान लेकर किसी को कुछ मिलता है, ये बात तो कोई मूर्ख सोच सकता है। मेरी बात समझते हो तो क्यों करते हो कर? अभी कुछ देर पहले जब मैं आपके घर आया तो बाहर लाल और खूबसूरत फूल, लेकिन उन फूलों में से खुशबू की जगह एक अजीब किस्म की बदबू आ रही थी। बकवास मत करो, फूलों में बहुत खुशबू है। बदबू उस दवाई की है जो आज सुबह छिड़की मैंने लॉन में। इससे तो बहुत सारे कीड़े मर गए। क्या मिला आपको उनकी जान लेकर? वो मेरा लॉन खराब कर रहे थे, मासूम पौधों की जड़ें चूस रहे थे, उन्हें खोखला बना रहे थे। आपका देव भी सिस्टम का एक ऐसा ही कीड़ा मिस्टर देवराज, जो समाज के लॉन को खराब कर रहा है, इंसानियत की जड़ों को चूस रहा है, खोखला बना रहा है सभी विश्वासों को। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे सभी कीड़ों पर जहर छिड़कने का फैसला किया है। तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन कौन होती है इस बात का फैसला करने वाली? अगर कहीं जुल्म होता है तो उसे रोकने का काम सरकार का है। कानून और किस लिए होते हैं? हमारी ऑर्गेनाइजेशन को किसने ठेका लिया इस काम का? हमारी अंतरात्मा ने, हमारे विवेक ने। जुल्म सहना और देखना जितना बड़ा जुल्म होता है जितना जुल्म करना, और हमारी अंतरात्मा जुल्म को स्वीकार करने को तैयार है। सॉरी मिस्टर देव, लेकिन आज आपके पति को मरना होगा। नहीं, आपको सिर्फ अपने लॉन की फिक्र है। मुझे भी इस देश और दुनिया की फिक्र है। लेकिन देव ने ऐसा क्या किया है जिससे देश और दुनिया को खतरा पैदा हो गया हो? चलो मान लेते हैं कि देव ने तुम्हारी प्रेमिका पे जुल्म किया, लेकिन ये तो तुम्हारी देव की पर्सनल लड़ाई हुई ना। इसमें तुम्हारी मूवमेंट से तो कुछ लेना देना ना हुआ।
वो पर्सनल लड़ाइयों के लिए कोर्ट है, कानून है, जाओ और टीम के खिलाफ रिपोर्ट करो। कहाँ रिपोर्ट करूं? किससे रिपोर्ट करूं? खुद देव से? वही तो है सभी रिपोर्टें सुनने और उस पर अमल ना करने वाला सबसे बड़ा अफसर। देव के ऊपर भी अफसर है, अगर तुम्हें लगता है उसने कुछ गलत किया है तो। एक अफसर दूसरे अफसर के खिलाफ क्या करेगा मिसेस देवराज? आपको पता है ना, कल रात शहर के थाने में फिर वही हुआ है जो आज से 3 साल पहले मेरी नीलों के साथ हुआ था। क्या किया आपके देव ने? देव ने मुलाजिमों पर? हाँ बता चुकी हैं आप कि देव उन मुलाजिमों से बहुत खफा थे, गुस्से से चेहरा लाल हो गया था उनका, गोली मार देना चाहते थे उन मुलाजिमों को, लेकिन बंधे थे कानून की बैठ से वगैरह वगैरह। हैरानी तो कानून नाम की इस बैठ की मिसेस देवराज, जो अपराधियों को गोली मारते वक्त कसकर बंदी होती है, लेकिन मासूमों और औरतों के मामले में अक्सर खुल जाए। कुछ नहीं होगा मुलाजिमों, लोगों का शोर है, ऊपर से जोर है। किसी उदारवादी ग्रुप के साथ शांति समझौते की बातचीत चल रही है। उन्हें खुश करने के लिए कुछ दिनों के लिए मुलाजिमों को सस्पेंड कर दिया जाएगा। जांच होगी, कोई गवाही देने नहीं आएगा, क्लीन चिट मिल जाएगी इन्हें, वापस नौकरी पर आ जाएंगे। इनके कंधे पर एक एक स्टाफ और चमक रहा होगा। आपको क्या लगता नहीं देता कि ये मेरी और देव की पर्सनल है? ये सच नहीं, क्योंकि मेरी लड़ाई तो खुद से थी, जो मैं लड़ता रहा 5 साल पहाड़ों की गुफाओं में, जंगलों में, मठों में, डेरों में, झोंकियों में थी। आतंकवादी आतंक से पैदा होता है और मैं भी उसी आतंक की पैदाइश हूं जो फैला हुआ है हमारे चारों ओर। मैं इसे मां की गोद से साथ लेकर नहीं पैदा हुआ था। आप चाहे तो सरकारी अस्पताल के रिकॉर्ड निकलवा कर देख सकती। नीलू तो बल्कि मुझे इस आतंक के खेल को खेलने से रोकती थी, लेकिन एक दिन खुद इसका शिकार हुआ। नीलू की मौत ने मुझे तक तोड़ दिया था कि मैं जिंदगी से टूट गया था, लेकिन ये जीवन का अर्थ हो गया। मैं भटक रहा था शब्दों के अंधेरे जंगल में, मेरे मुंह में मेरी कमिटमेंट सब पीछे छूट गई। मैं सन्यासी हो गया था मिसेस देवराज, धूनी रमाकर बैठ गया था पहाड़ की एक चोटी पर। मेरे साथी मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि मैं एक हीर के इश्क पे जहान को भूल कर राजा हूं, लेकिन मैं खुश था। जानती है क्योंकि अब मेरे हाथ में बंदूक नहीं थी और नीलू यही चाहती थी। हाँ मिसेस देवराज, मैं खुश था। मुझे लगा कि यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी मेरे लिए। ध्यान में उतरने लगा था, बहुत मुश्किल। कभी खुली आंखों से मुझे एक खौफनाक मंजर दिखाई देता। किसी बरगद के पास किसी सुनसान पगडंडी से गुजरती छोटी हमारा कुत्तों से गिरी चीखती विलाप करती, लेकिन कोई पहचाने नहीं आता। मेरी आंखों की पुतलियां बाहर आने को चटपटाने लगी, लेकिन मैं अपनी पलकों को कसकर खींच लेता। कहीं दूर गोली चलती तो धमाका मेरे भीतर होता। मैं जाने कितने मासूम ख्यालों के चित्र हो जाते, लेकिन मैं सब कुछ अनसुना करके दबक जाता अपने अंदर की कब्र में। जानती है क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में बंदूक नहीं थी और नीलू यही चाहती थी सन्यासी। लेकिन कुछ दिन पहले एक मेले में घूमते हुए मुझे अखबार मिला। देखिए, पढ़िए इस पे लिखा है मेरी नीलू के साथ हुई इंसानियत का पूरा किस्सा। ये तो तुम्हारी तस्वीर है और एक पुलिस मुकाबले में मारे जाने की खबर। नहीं, ये मेरी तस्वीर नहीं है, लेकिन खबर मेरे मारे जाने की छवि है। मुझे मर गया समझकर पहले तो पुलिस ने मुझ पर 10 लाख का इनाम रखा, उसके बाद मेरी जगह किसी और को मारकर वो इनाम खा लिया। हाँ मिसेस देवराज, पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मैं एक एनकाउंटर में मारा जा चुका। लेकिन जानती है
कौन मारा गया था उस छोटे पुलिस मुकाबले में? 5 बहनों का इकलौता भाई और एक विधवा मां का इकलौता बेटा। सिर्फ 19 साल उम्र थी उसकी। अंधी जंग है ये, अंधी जंग। कुछ नहीं देखती, कुछ नहीं सोचती, किसी रिश्ते का लिहाज नहीं करती, बस मार कर। क्या कसूर था उस लड़के का? सिर्फ इतना कि उसकी शक्ल मुझसे मिलती थी। और जानती वो कौन था जिसे इस इनाम का सबसे बड़ा हिस्सा और वो स्टार मिले? आपका देव। जी हाँ मिसेस देव, आपका देव उसी खतरनाक आतंकवादी को मारकर डीएसपी बना। बढ़िया से। मैं मर गया था लेकिन मेरा नाम जिंदा था। कभी पुलिस इस्तेमाल कर लेती तो कभी छोटा। मकसद दोनों का एक था, टेरर करना। और तब मैंने फैसला किया कि अगर मेरा नाम इतना कीमती है तो उसे सिर्फ मैं इस्तेमाल करूंगा। टेरर पैदा करने के लिए नहीं, टेरर को खत्म करने के लिए। और फिर मैंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली। लेकिन हिंसा के बदले हिंसा, कहाँ पहुंचेंगे इस तरह? अहिंसा से भी कहाँ पहुंचे हैं? कम से कम आज देश आजाद तो हो गया है। भगवान के लिए अब इसका सारा क्रेडिट महात्मा गांधी जी को मत दे दीजिएगा प्लीज। मेरा मतलब वही था, सिर्फ अहिंसा के साथ। कोई अहिंसक नहीं है यहाँ, बस कहने का अंदाज अलग है। क्रांतिकारी कहते हैं कि हमारी बात मानो नहीं तो हम आपकी जान दे देंगे। शांतिवादी कहते हैं कि हमारी बात मानो नहीं तो हम अपनी जान दे देंगे। मरण फर्क करता है। हिंसा वही है और शब्द अलग है। वो औरत जिसका नाम शांति है, रखेल बन के रहती है हथियार व्यापारियों की फैक्ट्रियों में। और इस नाजायज रिश्ते से इंसान नहीं मशीनें पैदा होती हैं जो बारूद निकलती हैं और आग उगलती है। तुम्हारी दलीलें बहुत बढ़िया हैं, लेकिन जिन दलीलों से तुम अपनी प्रेमिका को नहीं हरा पाए, तो किसी और की प्रेमिका को क्या जीतोगे तुम? कोई भी औरत खून खराबे को पसंद नहीं करती। प्यार का एक चुंबन उस पर सैकड़ों धमकी जितना असर करता है। लेकिन सावधान, कोई औरत को कमजोर ना समझे। जरूरत पड़ने पर वो कीड़ों पे जहर भी छिड़क देती है। खुद कह चुके हो, 5 दिन 5 रात 4 पुलिस वाले तुम्हारे नीलू के जिस्म के साथ खिलवाड़ करते रहे, लेकिन उसके सीने में बंद उसके प्रेमी के राज को ना ढूंढ सके। तो बहुत कमिटेड। वो चाहे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं, लेकिन जिस तरह वो मरी किसी के गले से एक निवाला नहीं होता। सबके सब मरते तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में, और मेरी दावे से कह सकती हूँ कि उनका ये व्रत एक भी दिन नहीं चला होगा। और कोई औरत होती तो जन्मों की भूख पल्ले बांध लेती। ऑर्गेनाइजेशन के पास और भी बहुत से काम होते हैं मिस्टर सिंह। जैसे मेरे पति की हत्या, है ना? पति वो आपके लिए है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिर्फ एक टारगेट। और मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन को ये टारगेट भी तुम ही ने सुझाया होगा, नीलू की मौत का बदला लेने के लिए। क्योंकि नीलू ने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुर्बानी दी थी। देखो तुम और तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन, नीलू ने जो भी कुछ किया तुम्हारे लिए किया, अपनी मोहब्बत के लिए किया। तुम खुद कह चुके हो कि उसे तुम्हारे हाथों में बंदूक देखने भी अच्छी नहीं लगती थी। तुम तो चाहती होगी कि तुमसे तुम्हारे हाथों में बंदूक की जगह उसका हाथ हो। वो तो चाहती होगी कि तुम उसे देखो, किसी और के लिए नफरत की जगह तुम्हारी आंखों में उसके लिए मोहब्बत हो। तो चाहती होगी कि तुम उसकी उदासियों को छुओ, उसकी हंसी को देखो, अपने खुश होठों को उसके नाम से भिगो लो, उसके दिल में उठती हुई प्यार की तरंगों को किसी जंगली इलाके में बलखाती पहाड़ी नदी की उपमा दो। हाँ वो यही चाहती थी, बहुत प्यार करती थी उससे। औरत जब प्यार करती है तो बहुत करती है, उसकी कोई हद नहीं होती, वो सिर्फ साबित करती है। और इसे साबित करने के लिए वो अपनी जान दे भी सकती है और किसी की जान दे भी सकती है। तुम्हारी नीलू ने साबित किया, अब मेरी बारी है। मैं भी अपने देश से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ और ये साबित करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे एक सौदा करोगे? सौदा? देव ने तुम्हारी नीलू की जान ली, तुम मेरी जान ले लो। इससे तुम्हारा बंदा भी पूरा हो जाएगा और मेरा। प्यार करते हो सौदा? बहुत अजीब किस्म की औरत है आप। मर्द जब औरत की बात समझते हुए भी नहीं समझना चाहते तो अक्सर यही कहते हैं, इसमें अजीब क्या है, मैं तुम्हें अपना बदला लेने का चांस ही नहीं। लेकिन किस शख्स के लिए? आप उस शख्स के लिए जान देना चाहती हैं जिसे किसी की जान की कोई परवाह नहीं।
इतनी मोहब्बत के काबिल नहीं है। तुम नीलू की मोहब्बत के काबिल थे या नहीं? इस बात का फैसला नीलू ने किया। देव मेरी मोहब्बत के काबिल है या नहीं, इसका फैसला करने का हक सिर्फ मुझे है। और मेरा फैसला है, हाँ, देव इस काबिल है कि उनके लिए जान दी जा सके। हाँ हाँ, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं आपकी जान क्यों लूं? क्योंकि देव ने तुम्हारी नीलू की जान ली है। तो फिर क्या फर्क रह जाएगा मुझ में और देव में? आप तक कत्ल करके मैं उस कमीने के बराबर जा खड़ा होऊंगा जिसे मारने के लिए मुझे दोबारा बंदूक उठानी पड़ी है। लगता है तुम मेरी ऑफर को अच्छी तरह समझे नहीं। बहुत अच्छा प्रभाव है आपका मुझ पर। प्लीज प्लीज इस तरह की मुमतापूर्ण बातें करके उसे खत्म मत कीजिए प्लीज। जरा सोचो, 5 साल तड़पे हो तुम अपनी प्रेमिका की जुदाई में। देव को गोली मार दोगे तो 1 मिनट नहीं लेगा, मर जाएगा। लेकिन अगर तुम मुझे गोली मार दोगे तो वो जीते जी मर जाएगा। कम से कम 5 साल तक तो वो भी तड़पता रहेगा। लेकिन अगर मैं आपको गोली मार दूंगा तो मैं जिंदगी भर तड़पता रहूंगा। कुछ उसूल है मेरे और मेरी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन आप हमें सिर्फ एक टेररिस्ट समझ रही हैं। और क्या हो तुम? धर्म योद्धा, कामरेड, हाथ में बंदूक हो तो चोर डाकुओं को भी फिलॉसफी सूझने लगती है। लेकिन इतिहास सिर्फ लफ्जों से नहीं लिखा जाता मिस्टर टेररिस्ट, उसके लिए सच की जरूरत होती है। और क्या है तुम्हारा सच? कुछ होश है तुम्हें कि क्या कर रही हो तुम? की पता की कर रहा मैं, मार रहा मर रहा मस्तक विच एक काला जंगल, मैं नंगे पैरी तुर रहा, मैं नंगे पैरी तुर रहा। ए राहां जो मैनू तुसी दित्तियां, ए चौक च पुज के रुक गईयां, मैं दिशाहीन हो भटक रहा, चौक च लगे नोटिस बोर्ड ते, मैं ईसा बन के लटक रहा। ए आजो हुण मैं चुन लई, इसे चौक चो ही है ओ निकली, हुण वक्त करेगा फैसला, वो गलत है या है सही, की पता इस अग दी खेड़ च मैं मार रहा जा मर रहा। ये वक्त करेगा फैसला, की कर रहा की कर रहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मैं एक ऐसे मर्द के पास बैठी हूँ जो मेरे घर में मेरे पति का कत्ल करने आया है। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा है कि मैं एक ऐसी औरत के पास बैठा हूं जिसके घर मैं उसके पति का कत्ल करने आया हूं। करम, ओए करम, ओए जीतिए, अरे कहाँ मर गए सबके सब गेट सुना छोड़कर? करम, ओए करम, अरे कहाँ मर गए सबके सब? अरे कहाँ चले गए? करम, ओए जीतिए, अरे कहाँ चले गए सबके सब? ना नहीं, कहाँ चले गए?
सत श्री अकाल पाजी। ओए मैडम जी। वो अंदर है शायद, नहा रही है। मैं पैकेट देने आया था जी। अब जैसे ही आया मैं भागा भागा चला आया। अब देखने में तो किताबें लगती हैं। बड़ी किताबें पढ़ दीजिए मैडम जी हमारी। साहब जी बोलने लगे जरूरी होगी तो ले जाया। और जब यहाँ आया तो देखा कि गेट पे कोई बंदा ही नहीं खड़ा। एक बार ले तो मैं भी बहुत घबरा गया था जी। अरे वो दिन दोनों पीछे लॉन में सफाई कर रहे थे। अरे मैडम जी का काम है बड़ी ऐसे मैडम जी का। वो सिपाही तो बना दियो मालिक और मालिक को बना दियो बावर्ची और काम वाली भाई तो भेज दियो स्कूल और चल भाई चल घंटी बजा। पर मानो चाहे ना मानो एक बात तो है, इस घर को सजा के ना एकदम 5 स्टार होटल बना दी मैडम जी ने। देखो तुमने नहीं देखा होगा जी। लगता है मैडम जी के गांव से हो। बड़ी चंगी है जी मैडम जी हमारी। और अफसरों की विधिया को हम जैसे छोटे रैंक के बंदों को बंदा ही न समझे। खैर मैं तो हवलदार हो गया साहब जी की कृपा से। लेकिन उनके लिए ना, उनके लिए हवलदार सिपाही होते हैं और सिपाही ना अब बंदे नहीं हुआ करते जी। ये चीज समझती नहीं थी वो। लेकिन हमारी मैडम जी ना बड़ी चंगी है, बड़ी इज्जत मिलती है जी। लेकिन एक पंगा है, कभी कभी जो ये घास वगैरह खोदने लगवा देती है ना, ये काम ना बड़ा टेढ़ा है। इसलिए साहब अब मैं चलता और यहाँ ये किताबें आप मैडम जी को दे दीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा जी मैं चलता हूँ। राम राम। राम राम। लेकिन सुनो जी। जब किसी के घर जाते हैं तो दरवाजे पर दस्तक देकर जाते हैं। ओ तेरी, मैं ऊपर भूल गया। गालियां खाई थी साहब जी से। वो क्या है ना साहब जी, एक तो मैं बातों में फिसल गिर पड़ा था, टकने में दर्द था, इसलिए दिमाग ही नहीं काम किया। दिमाग तकने में होता है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप तो बड़ी 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 बातें करते हैं। दिमाग कैसे टकने में होता है जी? मुझे जबरदस्ती करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, सही? कातिल हो तुम, सिर्फ एक कातिल, झूठे और मक्कार। कोई जमीन नहीं है तुम्हारा, कोई रसूल नहीं है तुम्हारा। मरोगे तुम एक अपराधी की मौत। आई एम सॉरी मिसेस डे। मैं आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन आप निकल जाओ, चले जाओ मेरे घर से। मेरा घर तो अभी ठीक से बसा भी नहीं। क्यों उजाड़ने आ गए हो तुम? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारे? तरस खाओ मुझ पे। अब कह दो कि ये झूठ है। कह दो कि तुम देव के दोस्त हो और अपनी शादी में नाम लाने के लिए नाराज हो उससे। या कह दो कि कोई चोर डाकू हो। मैं सब कुछ दे दूंगी तुम्हें, पैसे भी, कैसे भी, इसके अंदर जो भी कुछ है सब ले जाओ, लेकिन मेरे देव को कुछ न करो भगवान। और हरामजादी कहाँ कर रहा है? और नहीं तो तेरे चेस्ट पर चीर कर निकाल दो मौसम में। मार, जितना मार सकता है मार पापी। बोलियां करने मेरे जिसकी, उसका पता फिर भी नहीं मिलेगा तुझे। मार। पता है मिसेस डे, जब मैं पहली बार एक्शन पर गया तो बहुत घबराया हुआ था। वापसी में भागते वक्त मुझे ठोकर लगी, मेरा सारा बदन छिल गया। नीलू को पता चला तो उससे रहा नहीं गया। रात के अंधेरे में 3 मील जंगल छानकर तो मेरे लिए हल्दी मिला दूध लेकर आए। मुझे आज भी याद है,
पूरे चांद की रात थी। पूरे चांद की रात में चारों ओर छिटकी चांदनी और हल्की हल्की हवा से लहराता उसका फिरोजी दुपट्टा। चांदनी रात के उन लम्हों में सारी दुनिया सुरमई हो गई थी, आधी काली आधी सफेद। उस वक्त अगर सृष्टि में कोई रंग बचा था तो वो था फिरोजी। मैं उससे नाराज हूं। पुलिस मेरा पीछा कर रही थी, वो क्यों अपनी जान पर खेल रही थी? हाँ मिसेस सेठ, वो अपनी जान पर खेल रही थी। आधी रात के अंधेरे में 3 मील जंगल छानकर वो मुझे हल्दी मिला दूध पिलाने आई। कटीली झाड़ियों से उसका सारा बदन छीन गया, लेकिन उसे फिर थी तो सिर्फ मेरे साथ। हल्दी जब दूध में घुल जाती है तो दूध नहीं रहता, दवा बन जाती है। और ये दवा जब तुम्हारे अंदर जाएगी तो तुम्हारे सारे जख्म भर जाएंगे, अंदर के भी और बाहर के भी। लो, ये सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए वो पागलों की तरह जंगल की रात में कूद पड़ी थी। अंधेरा अपने उठने पर था, गोलियों की लहरें उठ रही थी, लेकिन वो मेरे सामने निश्चित खड़ी, हाथों में दूध और आंखों में मुस्कान ली। उससे रहा नहीं गया और मैंने आगे बढ़कर उसके चेहरे को चूम लिया। ये आप क्या कह रही है? मैं तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत भरी जिंदगी की वो लम्हे याद दिला रही हूँ जब तुम अपने नीलू के साथ थे, जब वो आधी रात को 3 मील जंगल छानकर तुम्हें हल्दी मिला दूध पिलाने आए और तुम्हारे सारे जख्म लेकर चली गई, तुम्हारे अंदर अपने घाव छोड़ गई। मैं नीलू नहीं, लेकिन चलो कुछ पलों के लिए मैं तुम्हारी नीलू बन जाती हूँ। बाहर नहीं, लेकिन मेरे अंदर एक चांदनी रात फैली हुई है, जिससे मेरे तन मन की दुनिया सुरमई हो गई है, आधी सफेद आधी काली। बेतरतीब ख्यालों का एक घना जंगल, जहां आज हम मिले हैं। कितने बबूल लोग आए हैं तुम्हारे अंदर, जिनसे टकराकर मेरा सारा वजूद जख्मी हो गया है। मुझे सिर्फ तुम्हारे जख्मों की परवाह है। तुम अपने अंदर के बबूल उखाड़कर मेरे अंदर की नदी में फेंक दो, चांदी चांदी उड़ जाएगी, काला रंग बह जाएगा और पीछे बचेगा सिर्फ फिरोजी। और उस फिरोजी रंग में तुम और तुम्हारी प्रेमिका। मिसेस सिंह, आप मुझे मेरे मिशन से भटकाने की कोशिश कर रही हैं। मैं तुम्हें तुम्हारी नीलू का वास्ता दे रही हूँ। वो मर चुकी है। समझ लो, लौट आई है। सिर्फ एक फिरोजी जो नहीं होने से कोई और नीलू नहीं बन जाती। तो ले चलो मुझे अपने साथ उन जंगलों में जहाँ गोलियां चलती हैं। मैं मीलों मील जंगल की कटीली झाड़ियों से अपना बदन छलनी करवाते तुम्हारे साथ चलूंगी, उस जगह जहाँ तुम अपनी मीलों के हाथों हल्का नहीं पी सको। आप नीलू के कैरेक्टर को बहुत खटा करते थे। वो सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी मूवमेंट को भी प्यार करती थी। मैं भी अगर तुम्हारी मूवमेंट को प्यार करने लगूं तो सिर्फ तुम्हारे लिए तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन जाऊं तो क्या तुम अपना इरादा भूल जाओगे? नहीं, जब भी मेरे सामने आएगा मैं उसे गोली मार दूंगा। और उससे पहले मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। इसीलिए कह रहा था मिसेस देव कि सिर्फ एक फिरोजी चुन्नी ओढ़ लेने से कोई औरत नीलू नहीं बन जाती। आपकी जगह अगर नीलू होती तो वो भी तुम्हें गोली मार देगी। कोई भी औरत अपना प्यार छिपाना बर्दाश्त नहीं कर सकती। औरतों को सिर्फ अपने लॉन के फिक्र, लेकिन जब तक देव जैसे इंसानियत की जड़ें चूसने वाले कीड़े मौजूद हैं, इस दुनिया में प्यार मोहब्बत की बात करना बकवास है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बातों में आकर मैं देव को गोली मार दूंगी? कम से कम लेकिन तो आपसे ही नहीं करते। तुम भूल रहे हो मिस्टर टेररिस्ट कि मैं अनीत हूँ, डीएसपी देवराज की पत्नी। तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर नहीं हूँ मैं। लेकिन आप प्यार भी तो करती हैं। देव से। मैं देव की प्रेमिका हूँ। तुम्हारी प्रेमिका मर चुकी है। लेकिन अभी तो आप नीलू बन गई थी। सिर्फ देव की जान बचाने के लिए। हाँ, वो सारा प्रभाव खत्म जब तक आपका मुझ पर पड़ा था। मैं आपको क्या समझ रहा था
लेकिन अभी आम औरतों की तरह एक आम औरत ही, एक पत्नी को, जिसकी जिंदगी अपने पति से शुरू होकर अपने पति पे खत्म हो जाती है। कोई परवाह नहीं उसे कि उसका पति कैसे संभाले। चले दीजिए, आपको तो मेरी किसी बात पर विश्वास ही नहीं। मैं जिससे प्यार करती हूँ, विश्वास भी उसी पर करूंगी। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं। तुम्हें तो ये भी उम्मीद नहीं होगी कि मैं तुम पर गोली भी चला सकती हूँ। वो तो खैर अब भी नहीं। तुम सिर्फ अपने मूवमेंट के बारे में जानते हो, एक औरत के मन को कुछ नहीं जानते हो। लेकिन हथियारों के बारे में मैं आपसे ज्यादा जानता हूं। सही, इसे चलाने से पहले इसकी सेफ्टी लॉक को पहले हटाना पड़ता। ऐसे। अरे आप तो डर गए। आपकी जगह अगर नीलू होती तो बिल्कुल नहीं डरती। मुझे इसके धमाके से डर लगता है, समझे? इसमें साइलेंसर लगा हुआ है, जब ये चलती है बिल्कुल आवाज नहीं करती। तो क्या देव को पता भी नहीं चलेगा कि बाहर गोलियां चल रही है? वो हमेशा की तरह मुस्लिम दरवाजे पर आएगा और ये कभी ना उसे मार कर छिप जाएगा। कोई भी देव को बचाने नहीं आएगा। सारी पुलिस और सिक्योरिटी वाले आपस में बातें करते रह जाएंगे और ये कभी ना उसे मारकर पीछे के दरवाजे से भाग जाएगा। मैं क्या करूं? हे भगवान, मैं क्या करूं? कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है, बस गोलियों की आवाजें हैं। कैसा शहर है? हर सुबह जब देव घर से बाहर जाता है तो मुझे बेचैनी सी होने लगती है। मुझे लगता है कि देव गोलियों के शहर में घूम रहा है और जब वापस आता है तो मेरी जान में जान आती है। मुझे लगता है कि देव मेरे पास रहकर महफूज है, लेकिन आज सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। देव गोलियों के शहर में घूम रहा है और घर में मौत उसका इंतजार कर रही है। मेरे होते हुए, मेरे रोकते हुए भी वो रुकने को तैयार नहीं। हे भगवान, काश कि मैं नीलू होती, पहले ही मर जाती ताकि देव पर ये मुसीबत ना देखनी पड़ती मुझे। लगता है मेरे दस तक की गाड़ी आ गई। मुझे देव भी आता होगा। क्या किसी भी तरह, किसी भी शर्त पर तुम देव को मारने का इरादा नहीं बना सकते? नहीं। नीलू के नाम पर, उसके प्यार के नाम पर, कांटो छिले जिस्म के नाम पर, हल्दी वाले दूध के नाम पर, चांदनी रात में फिरोजी चुन्नी के नाम पर। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो मेरे उसूलों के खिलाफ। करना पड़ेगा, आज तुझे अपने उसूलों को मानना पड़ेगा। एक औरत की हत्या का संताप लेकर जीना पड़ेगा। चल मार मुझे, उतार दो अपना सारा बात मेरे सीने में। इसी में कैद है देव की जान। ये मरेगा तो देव मरेगा। सोच क्या रहा है? चला बोली। और हरामजादी कहाँ के रहा यार? वो नहीं तो तेरे चेस्ट पर चीर कर निकाला मौसम है। मार, जितना मार सकता है मार भाभी। बोल क्या करने मेरे चेस्ट की? उसका पता फिर भी नहीं मिलेगा तुझे। मार। मिसेस देव, छोड़। मिसेस देव, मिसेस देव, मिसेस देव।
ये तो भगवान की कृपा हो गई जनाब, वरना वो साला उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड को पता नहीं क्या खिलाकर मैडम जी तक पहुंच गया था, तो कुछ भी हो सकता था। बड़ी मुश्किल से दोनों होश में आए, लेकिन अभी भी उन्हें उनका मुंह की कुछ आवाज दबा करे तो सोने की हिम्मत से हैरान हूं। तब बताइए मैं डीएसपी के घर घुस गया। मैडम जी तो ठीक है ना, कोई चिंता वाली बात नहीं बताई डॉक्टर ने? नहीं, कहीं टकराने की वजह से सर में हल्की सी चोट है, उसी वजह से बेहोश हो गई थी साहब। डॉक्टर कह रहा है जल्दी होश में आ जाएगी। अब पूरी बात तो मैडम जी बताएंगी होश में आने के बाद। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो सारा वही था, और ऐसे किताबों के पन्ने पलट रहा था कि जैसे कहीं का प्रोफेसर हो। अब टकने में दर्द था, सारा दिमाग ही नहीं काम किया, वरना वही ठोक देता साले को। सवाल तो ये है खराती लाल की, जब मैं घर के अंदर आया तो तब वो कहाँ था? वो अपनी जान जोखिम में डालकर 2 सिक्योरिटी गार्ड को बेहोश करके मेरे घर के अंदर ढका गया। लेकिन जिस काम के लिए आया था वो तो करके नहीं गया। शायद उसे लगा कि शायद वो बच के जा नहीं पाएगा जना। वो सुसाइड मिशन पर आया था खराती लाल। अगर उसे अपनी जान की फिक्र होती तो दिन के उजाले में ना आता, जरूर कहीं देर सवेर हाथ लगा के हमला करता। बात तो वाकई सोचने वाली है जनाब। अनिल, होश आ गया तुम्हें? ठीक तो हो तुम? मैं ठीक हूँ, और आप? मैं ठीक हूँ नहीं, कुछ नहीं हुआ मुझे। देख, वो बहुत खतरनाक आदमी था, मार देना चाहता था तुम्हें। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। दरवाजे पर निशान लगा के बैठा रहा, और जब तुम आए तो तुम पर गोलियां चलाने लगा। मैं हार कर उससे भिड़ गई। तुमने उस आतंकवादी से हाथापाई की? क्या बात है मैडम जी, क्या बात है, आपने ना कमाल ही कर दिया। देखा जनाब, अगर आप मैडम जी की जगह होते तो शायद ऐसा ना करते। जाओ बाहर देखो, कारण लेकर जाना साहब। जनाब, क्या जरूरत थी उससे हाथापाई की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? देखो, तुम्हें मारने आया था। लेकिन मेरी सिक्योरिटी के लिए तुम गोली और मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। सुबह कहा था, शाम को करके भी दिखा दिया। थैंक यू। लेकिन वो आया कब था? शायद शाम के 4 बजे होंगे। देख, उसे सब मालूम था कि आप कब आते हो और किधर से आते हो। इसका मतलब है वो 2 घंटे से ज्यादा यहाँ रहा और मुझे एहसास तक नहीं हुआ। गलती तुम्हारी भी रही। कितनी बार कहा कि सिक्योरिटी वालों को? मैंने आज उन्हें कुछ नहीं कहा, वो दरवाजे पर ही थे। लेकिन वो दोनों बेहोशी की हालत में पिछले राउंड में मिले। राउंड में? मुझे नहीं पता। ये 2 घंटे वो सिर्फ मेरा इंतजार करता रहा। हाँ देख, 2 घंटे उसकी नजर सिर्फ दरवाजे पर ही रही। लेकिन जब मैं घर के अंदर आया अनिल, तो वो यहाँ नहीं था। सिर्फ तुम बेहोशी की हालत में मिली। हमने घर के अंदर बाहर सब जगह देखा, कहीं कोई नहीं मिला। वो यही खड़ा था। देख, वो यही खड़ा था। उसके एक हाथ में पिस्तौल थी और दूसरे हाथ में शायद कोई किताब। हाँ देख, वो बहुत खतरनाक आदमी था। जनाब, तुम सिक्योरिटी लेकर पहुंचो, मैं पहुंचता हूँ। जनाब, देव, कहाँ जा रहे हैं आप? इस हादसे से जुड़े कुछ सवाल हैं, उनके जवाब ढूंढने जा रहा हूँ। लेकिन हादसा तो घर में हुआ है, जवाब ढूंढने तो बाहर जा रहे हो। सवाल जब बाहर से अंदर आया नहीं, तो जवाब ढूंढने अंदर से बाहर तो जाना ही पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि सवाल आया तो आया कहाँ से।
जिस काम से आपके घर आया था कहीं आपके कारण अधूरा न रह जाए। और देख लीजिए मिस्टर देवराज, मेरा डर सच साबित हुआ। मुझे अफसोस है कि मैं ऑर्गेनाइजेशन का काम अधूरा छोड़कर जा रहा हूं। मुझे लगा कि देव के मरने से ज्यादा अनीत का जिंदा रहना जरूरी है। देव के मरने से ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर अनीत जिंदा रहेगी तो इस दुनिया को बहुत फर्क पड़ेगा। कम से कम फूलों की जड़ों में लगी कीड़े तो मरते रहेंगे। कुछ पल नीलू बनकर जिंदगी के खूबसूरत लम्हे याद दिलाने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप इस दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। थैंक यू मिस्टर टेरेस। मैं ही लेकर गया थी जी किताबें। ओ तेरी, मैं फिर भूल गया। सॉरी मैडम जी, तो एक टकने का दर्द। मैं तो बर्तन रसोई में रखने आया था। यहाँ रखो। खैराती लाल जी, कौन था वो जो आपके घर में घुसा था और एक टेररिस्ट था जी, और बाजार वाले नाके में पकड़ा गया। तो फिर अच्छा हुआ। अरे अच्छा क्या हुआ मैडम जी, हाथ खड़े कर दिए साले ने और सरेंडर कर दिया। तो इसमें हाथ और पंगे वाली कौन सी बात है? ये तो अच्छा हुआ कि कोई खून खराबा नहीं हुआ। अरे आपको नहीं पता मैडम जी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये बंदा 2-3 साल पहले बहुत बड़ा टेररिस्ट था। सरकार ने इसके ऊपर इनाम भी रखा था, पूरे 10 लाख रुपए का। इसे तो हम बहुत पहले मार के इनाम भी ले चुके हैं जी। मेरे बेटे को जो मोटरसाइकिल है ना, उसी रकम से तो लेकर दी थी जी। और उसको मारने के बाद आपके साहब जी बने। नहीं तो पहले हमारे जैसे हुआ करते थे। अब न जाने कहां से भूत बनकर टपक पड़ा। अब मरे हुए बंदे की गिरफ्तारी कैसे होगी, आप ही बताइए। पंगा यहाँ पर है। तो फिर अब क्या करोगे? अब होना क्या है मैडम जी, इसकी जगह किसी और को ठोका था, अब किसी और की जगह इसको ठोकेंगे। रात में जंगल ले जाके कर देंगे जिसका कल्याण। खैराती लाल बता रहा था कि वो आतंकवादी पूरे 5 साल के बाद एक्शन में आया और आया भी सीधा तुम पर हमला करने के लिए। क्या कोई खास वजह है इसकी? एक पुराने टेररिस्ट के पास एक पुलिस वाले को मारने की 1000 वजह हो सकती है, लेकिन मैं उस वजह के बारे में सोच रहा हूं जिसके लिए उसने मुझे नहीं मारा। वो अपनी जान जोखिम में डालकर मेरे घर तक, घर के अंदर तक आ गया। 2 घंटे मेरे इंतजार में बैठा रहा कि कब मैं आऊं और मुझे गोली मारे, लेकिन जब मैं आया तो वो चला गया। इसलिए शायद उसका इरादा बदल गया हो। लेकिन क्यों? यही सोचकर तो मैं परेशान हूं। तुम ये सोचकर क्यों परेशान हो रहे हो? उसने तुम्हें नहीं मारा, ये क्या कम है? मैं तुझसे शुक्रगुजार हूँ उसकी कि तुम अभी भी मेरे पास हो, मेरे इतने करीब। अब क्या करोगे उस आतंकवादी का? खैराती लाल कह रहा था कि पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वो बहुत पहले ही मारा जा चुका है। और वो ये भी कह रहा था कि टेक्निकली उसकी गिरफ्तारी नहीं डाली जा सकती। ये सब डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम्स है, तुम क्यों चिंता कर रही हो? हाँ देव, मुझे चिंता है। खैराती लाल ये भी कह रहा था कि
फर्जी इनकाउंटर दिखाकर मार दोगे तुम उसे? तो फिर और क्या करें उसका? देव, ये गलत है, गैर कानूनी बात है। वो कौन सा कानून को मानते हैं जो कानून लागू किया जाए उन पर? अगर कोई कानून नहीं मानता तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके लिए कोई कानून नहीं है। आपने उन्हें अदालत में पेश किया, उन पर मुकदमा चलता, आपने उन्हें गिरफ्तार क्यों किया? मुकदमा? कौन गवाही देगा उनके खिलाफ? गवाहों को डरा लिया जाएगा, वकीलों को धमका दिया जाएगा, जजों के रिश्तेदारों को किडनैप कर उनको अपना फैसला बदलने पर मजबूर किया जाएगा। 15 दिन में बरी होकर बाहर आ जाएगा और फिर मारने लगेगा लोगों को। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा देव, ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैं जानती हूँ वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। तुम सिर्फ उसे एक टेररिस्ट समझ रहे हो। अच्छा, तो और क्या है वो? हमारे जैसा इंसान, हमारे जैसे ही सोच और जज्बात है उसके, और कुछ मामलों में तो वो हमसे भी ज्यादा हुई। अगर कोई हमदर्दी से उसकी बात सुन ले तो बहुत ही शानदार इंसान है देव। ये बात तुम कह रही हो जो तुम्हारे पति को मारने के लिए तुम्हारे घर में घुस आया? लेकिन मार कर तो आपको एक खरोच भी नहीं गया। यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों नहीं मारा उसने मुझे? और गोलियां चलती है बाहर, हर गोली के चलने का कोई ना कोई मकसद होता है, लेकिन वो कौन सी गोली है जिसका मकसद तो है पर वो चली नहीं? देव, ये क्या कर रहे हैं आप? बात अंदर कीजिए। सारा दिन मैं इन गोलियों के बीच में रहता हूँ, मुझे कभी इनसे डर नहीं लगता, लेकिन आज मैं डरा हुआ हूँ उस गोली से जो बिना चले मेरे सीने में घुस गई है। आखिर क्यों नहीं चली वो गोली? क्योंकि उस गोली में तुम्हारे बीच एक औरत खड़ी थी देव। हाँ, बता चुकी हो तुम मुझे कि कैसे मुझे बचाने के लिए तुम मुझसे लड़ पड़ी। मैं नहीं, वो औरत नीलू थी, उस टेररिस्ट की प्रेमिका। तुम उस गंवार लड़की की बात कर रही हो जो अपने कपड़ों में गोला बारूद छिपाकर इनको सप्लाई किया करती थी? काश कि आप मिले होते उस लड़की से तो कभी उसके बारे में ऐसी बातें ना करते। तुम मिली उस लड़की से? जानती हो उसे? हाँ, मिली हूँ और जानती भी हूँ। कब? कहाँ? अभी कुछ देर पहले उसके प्रेमी की नजरों में, उसकी यादों में, उसके ख्यालों में। देख, वो तो नफरत करती थी आतंक की इस खेल से, बट तुम्हारी पुलिस ने उसके साथ जाती की। क्या जाती की पुलिस ने उसके साथ? क्या कह गया वो टेररिस्ट तुम्हें? वो जन्म से टेररिस्ट नहीं था देव, बस सिस्टम से नाराज होकर वो किसी ग्रुप में शामिल हो गया था। ये उसकी गलती हो सकती है, और खुद नीलू भी उसे इस रास्ते से चलने से रोकती थी। चाहिए तो ये था कि नीलू की कोशिशों में तुम्हारी पुलिस उसका साथ देती, लेकिन उल्टा पुलिस ने उसे जलील किया। उससे उसके प्रेमी का नाम जानने के लिए 5 दिन 5 रात थाने में रखकर उसे इतना टॉर्चर किया, उसे इतना जलील किया कि अत्याचार न सहते उसने थाने में आत्महत्या कर ली। उसने टेररिस्ट की प्रेम का होने की नमोशी का आत्महत्या की। छोट बात डालो दे, बात सच करती हूँ मैं आपकी। उस लड़की का मेडिकल टेस्ट हुआ था और अखबारों में साफ-साफ लिखा था कि उसके साथ एक से ज्यादा मर्दों ने। झूठ है ये सब, बकवास है, बहका गया वो टेररिस्ट तुम्हें। देखो, ये अखबार भी बहका रहे हैं मुझे। तो अब समझ में आया, वो टेररिस्ट मुझे फिजिकली मारने नहीं आया था, बल्कि मेरी पत्नी की नजरों में गिराकर मुझे जीते जी मारने आया। हैरानी हो रही है मुझे कि टेररिस्ट की बातों में आकर मेरी पत्नी मुझ पर शक कर रही है। मैं तुम पर कोई शक नहीं कर रही, बस तुमसे विनती कर रही हूँ कि उसे मत मारो। चाहे तो उसे अदालत में पेश कर दो या जिंदगी भर के लिए उसे जेल भिजवा दो। तुम्हें उस टेररिस्ट के साथ इतनी हमदर्दी क्यों है? तुम्हारा कौन सा कोई रिश्ता है उसके साथ? रिश्ता है देव, मेरा उसके साथ मोहब्बत का रिश्ता है। हम दोनों मोहब्बत करते हैं, वो अपनी नीलू से और मैं अपने देव से। और इसी रिश्ते के नाम पर उसने तुम्हारी जान बख्शी है देव, वरना वो तुम्हें मार सकता था। और इसी रिश्ते के नाम पर मैं तुमसे मिन्नतें करती हूँ कि उसे मत मारो। मेरा यकीन करो, वो फिर कभी हथियार नहीं उठाएगा, और अगर छोड़ दोगे तो दूर पहाड़ों पर चला जाएगा और गुजार देगा अपनी बाकी की सारी जिंदगी अपने नीलू की यादों में। मैं जानती हूँ। वाह, सिर्फ 2 घंटे के रिश्ते में उसके बारे में इतना कुछ जान लिया। किसी को जानना हो देव तो पल ही बहुत होते हैं, और ना जानना हो तो 7 जन्म भी कुछ नहीं होते। हाँ, शादी के 4-6 महीनों में 2 महीने तो गुजारे ही मैंने तुम्हारे साथ, कितना जान पाया हूँ। लेकिन आज मुझे पता चला कि मेरी बीवी तो त्रिकालदर्शी है। कुछ ही मिनटों की मुलाकात में वो किसी का अतीत, वर्तमान और भविष्य जान लेती है। और आज ही मुझे ये भी पता चला है कि मेरी बीवी मुझसे इतना प्यार करती है कि मेरी जान बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरी बीवी को मेरी जान बचाने के लिए उस टेररिस्ट के साथ किस हद तक जाना पड़ा? ये क्या सवाल कर रहे हैं आप?
आज मैं कर रहा हूँ, कल यही सवाल सारा शहर करेगा कि एक हार्डकोर टेररिस्ट डीएसपी देवराज सिंह के बंगले पर आया, 2 घंटे यहाँ रहा और फिर डीएसपी को बिना कोई नुकसान पहुंचाए वापस चला गया। क्या जवाब दूंगा मैं लोगों को? ये क्या सोच रहे हैं अपने के बारे में? 5 साल, पूरे 5 साल वो कहीं नहीं था मेरी जिंदगी में। 10 दिन पहले तुम यहाँ आए और तुम्हारे पीछे वो आ गया। काम वाली को छुट्टी दे दी गई, सिक्योरिटी गार्ड बेहोश कर दिए गए, तब वो आ गया। 1 घंटे बाद खराती लाल बिना दस्तक दिए घर के अंदर आ जाता है। तुम्हारा दुपट्टा यहाँ जमीन पर गिरा पड़ा और शाम को 5 बजे तुम नहा रही हो। उसने मुझे अंदर बंद कर दिया था और खुद बाहर कविता पढ़ने लगा था। कविता की आड़ में कहानी में मत उलझा मुझे। कौन आता है इस तरह किसी के घर? कोई बहुत अपना ना। चोर डाकू कातिल भी इसी तरह आते हैं। पर टेररिस्ट इस तरह नहीं आते। पढ़ती हो ना रोज अखबारों में, 2 मिनट नहीं लगते उन्हें किसी की जान लेने में, लेकिन उससे तो पूरे 2 घंटे लग गए। नहीं, ये कहना चाहते हो कि वो इस घर में तुम्हें मारने नहीं बल्कि मुझे मिलने आया था? मैं नहीं, हालात कह रहे हैं। क्या जानते हो उन हालातों के बारे में जिससे मैं गुजरी हूँ? पूरे 2 घंटे उसने मुझे डराया, धमकाया, अपमानित किया, सिर फोड़ दिया। लेकिन तुम्हारा दुपट्टा यहाँ जमीन पर बिछा हुआ था, हजारों सलवटें हैं उसमें अभी भी। क्यों? मैंने तुम्हारी जान की खातिर अपनी जान की परवाह नहीं करी, उसके पिस्तौल पर अपना जिस्म बिछा दिया। और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो कि वो मुझे मिलने आया था। कहानी है ऐसी, सैकड़ों कहानियां सुनता हूं मैं सुबह से शाम तक अपने दफ्तर में। नहीं विश्वास मुझे इस कहानी पर? बस करो देव, बस करो। मैं तो ये सब सोच भी नहीं सकती। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये भगवान शर्मान के नाटक बहुत देख चुका हूं इस लड़ाई में। ये आतंकवादियों की औरत बादलों की तरह बरसती है अपने आशिकों पर। उनके राज छुपाने के लिए खून बहाती है, उनके जख्मों को धोने के लिए दूध बहाती है, और जब वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो उनकी बेगुनाही का सबूत धोने के लिए उनके आंसू बहाती है। नहीं विश्वास मुझकर उनके आंसुओं का? मैं तुम्हारी बेबी हूँ, तुम्हारी नहीं। तो फिर वो टेररिस्ट कैसे खड़ा है हमारे तुम्हारे बीच? वो कहीं नहीं है, मेरा यकीन करो, वो कहीं नहीं है। कहानी है ये, कहानी है ये। मैं इस कहानी का पन्ना पन्ना पढ़ दूंगा, तोड़ दूंगा एक एक शब्द और निकाल लाऊंगा सच को बाहर। खराती लाल, जनाब, ले जाओ उसको और नामो निशान मिटा दो उसका इस जमीन से, जहां मुझे भी और जीना है। पर जनाब, अभी तो दिन है। तो उसे गोली मार दे, रात अपने आप हो जाएगी। जनाब, ये क्या कर रहे हैं आप? सबके साथ वजूद मिटा रहा हूं उसका इस घर से। वो कहीं नहीं है, वो इस घर में कहीं नहीं है, सिर्फ तुम्हारे शक में है। वो मिट जाएगा तो शक भी मिट जाएगा। शक मिटाने के लिए नहीं, अपने गुनाह छिपाने के लिए मार रहे हो तुमसे, अपनी कायरता छिपाने के लिए कत्ल कर रहे हो तुम उसका। मुझे इसलिए नहीं मार सकते क्योंकि कागजों पर मार कर ही तुम इस ओहदे पे पहुंचे हो मिस्टर डीएसपी। लाखों रुपए लगाए हैं तुमने किसी और की लाश दिखाकर, स्टार टांगे हैं अपने कंधे पर। मारा भी किसे था? 5 बहनों के इकलौते भाई को, एक बूढ़ी विधवा के सपने को। तुम इसलिए भी उसका नामो निशान मिटा देना चाहते हो ताकि किसी को ये ना पता चले कि उस रात उसकी प्रेमिका के साथ बलात्कार करने वाले में तुम भी शामिल थे। शट अप! मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। किससे झूठ बोल रहे हो देव? अपने आप से। तुम्हारे चेहरे पर लिखा हुआ है सर, मगर जिस आदमी ने तुम्हारी जान बख्श दी उसे मारने का क्या हक तुम्हें? 2 घंटे तुम्हारी बीवी उसके कब्जे में रही, उसकी जान लेने पर डरा है। तो तुम मुझे उस टेररिस्ट के साथ कंपेयर कर रही हो? नहीं करनी, और करो भी कैसे? उसने अपनी नीलू के लिए मुझे मेरा सुहाग बख्श दिया, और तुम मेरे लिए उसकी जान ले रहे हो। क्या कंपैरिजन करूं मैं तुम्हारा उसके साथ? तो तुम्हारी नजरों में मैं टेररिस्ट से भी गया गुजरा इंसान हूं? कोई शक नहीं। बकवास करती है हरामजादी। तू अपने प्रिया चरित्र से किसी और को मूर्ख बना सकती है, मुझे नहीं। तेरी सच्चाई मैं जान गया हूं। ये है तेरा सच। कुछ पल नीलू बनकर जिंदगी के खूबसूरत लम्हे याद दिलाने का बहुत शुक्रिया। जिंदगी के खूबसूरत लम्हे, वाह कितने खूबसूरत और नाजुक शब्द हैं, शीशे जैसे साफ, आर पार नजर आता है मुझे इन शब्दों के। सारी शर्म हया को कचरे में फेंक कर टेररिस्ट के साथ रंगरेलियां मनाती है पुलिस अफसर की बीवी।
सिर्फ अपना बेशरम चेहरा नजर आ रहा है तुम्हें, शीशे जैसे साफ शब्दों में। हाँ हाँ, अपना चेहरा नजर आ रहा है मुझे, शर्म से झुका हुआ मजबूर चेहरा जो अपनी बीवी की बेवफाई देखकर विकृत हो गया है। बोल बोल, क्या किया तूने उसके साथ? बोल, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। कोई फर्क नहीं, वही गालियां, वही अपमान। शायद ये घड़ी हर प्रेमिका की जिंदगी में आती है, कभी उसके प्रेमी की तरफ से सौगात बनकर, तो कभी उसके प्रेमी के लिए सौगात बनकर। बस थक गए इतनी जल्दी? अभी तो मुझे रोना भी नहीं आया देख, लेकिन अखबारों में तो लिखा था कि तुमने नीलू को इतना टॉर्चर किया कि वो आत्महत्या करने में मजबूर हो गई। तू भी हो जाती, तू भी हो जाती। अगर तू मेरी बीवी ना होती तो तू भी हो जाती। अगर मैं तुम्हारी बीवी ना होती तो क्या क्या करते मेरे साथ? वही जो उस टेररिस्ट की प्रेमिका के साथ किया था, उधेड़ कर रख दिया था उसका वजूद। पहले उसके कपड़े, फिर उसकी इज्जत, फिर उसकी शर्म और फिर उसकी चमड़ी, और फिर लटका दिया था उसकी लाश को उसी की चुन्नी से पंखे के साथ। अगर मैं तुम्हारी बीवी ना होती तो तुम ये सब मेरे साथ भी करते? गोली मार देता मैं तुम्हें, गोली मार देता। मेरी बीवी होकर खुशियों का पल दूसरों के साथ बांटती है, गोली मार देता मैं तुम्हें। जैसे 5 बहनों के इकलौते भाई को एक बूढ़ी विधवा के सपने को मारी थी। हाँ हाँ, मारी थी, और कोई अफसोस नहीं मुझे उस गोली का। क्या ये नहीं मारते बेकसूरों को? बम फोड़ देते हैं बाजारों में, जहाज उड़ा देते हैं, कोई अफसोस नहीं मुझे उस गोली का, क्योंकि उसी एक गोली की वजह से आज मैं डीएसपी हूँ। ये शान और शौकत, बैंक बैलेंस, बंगला सब उसी गोली की वजह से है। तो ये लो मेरी चुन्नी और डाल दो मेरे गले में और भर लो गोलियां अपनी पिस्तौल में और तैयार हो जाओ मेरे साथ वही सब करने के लिए, क्योंकि मैं अब तुम्हारी बीवी नहीं। क्या? हाँ, मैं अब तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। करो जितना टॉर्चर कर सकते हो मुझे करो। मेरे टुकड़ों पर पलने वाली, मेरे घर पर रहने वाली घटिया औरत, और क्या है तू मेरी? कोई नहीं, दहशत से पैदा किए हुए सारे सवालों ने तुम्हारे मेरे सारे रिश्ते खत्म कर दिए। मेरा तुम्हारे साथ अब कोई रिश्ता नहीं, मेरा किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं। मैं अब कुछ नहीं, मैं अब तुम्हारी कुछ नहीं, मैं किसी की कुछ नहीं। कोई नाम नहीं मेरा, कोई पहचान नहीं मेरी, कोई अतीत, कोई भविष्य नहीं मेरा। मैं सिर्फ एक कोरा कागज हूँ। कभी अपनी सारी पहचानें पीछे छोड़ तुम्हारी डोली में बैठकर तुम्हारे घर आई। उस रिश्ते ने मुझे एक नई पहचान दी और तुमने मुझे एक नया नाम दिया, और मैं अनु से अमीर हो गई, क्योंकि तुमने उस पहचान पर शक किया, और अब मैं अनीस से नीलू हो गई। लेकिन अब मैं तुम्हें तुम्हारी दी सारी पहचाने तुम्हें वापस लौटाती हूँ। मैं अब अनु नहीं, मैं अब अनीत भी नहीं, मैं अब नीलू भी नहीं, अब मैं कुछ नहीं। अब तुम जो समझना चाहते हो समझ लो, जो मर्जी नाम लिख लो कोरे कागज पर। मैं वादा करती हूँ, तीनों में से जो पहचान तुम मुझे दोगे मैं पूरी ईमानदारी से उसी पहचान में ढल जाऊंगी। लेकिन याद रहे, मेरी फिर वही पहचान बचेगी जो तुम चुनोगे। बाकी की सारी पहचानें सदा के लिए मिट जाएंगी, और जो पहचान तुम मुझे दोगे उससे जुड़ी होनी अनहोनी के तुम खुद जिम्मेदार होगे। वाह, मैं जो पहचान तुम्हें दूंगा तो उसी में ढल जाएगी, बाकी की 2 पहचान मर जाएंगी सदा के लिए। अच्छा, अगर मैं फिर अनु से शुरुआत करना चाहूं तो मैं मन की डोली में बैठकर दिल द्वार पे दस्तक दूंगी। तुम्हारी पहचान की मोहताज, तुम्हारे टुकड़ों पे पलने वाली एक शरणार्थी। अच्छा, अगर मैं अनु को एक नई अनीत बनाना चाहूं तो मैं तुम्हारा सारा कहा सुना माफ कर दूंगी और भूल जाऊंगी एक अनचाहे हादसे की तरह। तुम्हारे नाम के पीछे अपना नाम लगा दूंगी, तुम्हारे लिए वारिस पैदा करूंगी और उनके लिए मुझे बनाऊंगी।
और अगर कोई आतंकवादी तुम्हें मारने आया तो मैं बेखौफ अपनी जान पर खेल जाऊंगी, और अगर तुम मर गए तो गुजार दूंगी बाकी की सारी जिंदगी तुम्हारी विधवा बनकर। नहीं, इतना विश्वास तो नहीं रहा मुझे तुम पर। हाँ, अगर मैं तुम्हें नीलू समझ लूं तो मैं फिर उसकी प्रेमिका बन जाऊंगी और उसके अधूरे रह गए मिशन को पूरा करूंगी। तू उसके अधूरे मिशन को पूरा करेगी? अरे मारने आया तो मुझे, तो क्या तू टेररिस्ट बनकर मारेगी मुझे? मार मार, चल मार। जीना भी साला कौन चाहता है अपनी बीवी को किसी और के साथ रंगरेलियां मनाते देखकर। चल चल बंद नीलू। कदराए जिस्म वाली वो शानदार पहाड़न क्या औरत थी, वो थी असली प्रेम का। धरती चली गई लेकिन अपने प्रेमी का राज नहीं आने दिया अपनी जुबान पर। सलाम सलाम करता हूं मैं उस औरत को। चल चल बन सकती है वो औरत तो बन। मर गई वो अनु जिसकी मासूमियत पर फिदा होकर ब्याह दिलाया था। और अनीत, नफरत है मुझे उस नाम से। भर दिया है मेरा तन मन बेवफाई के जख्मों से। चल चल बन नीलू, ला मेरे जख्मों के लिए हल्दी वाला दूध। ये ले नीलू की फिरोजी चुन्नी। चलानी आती है या मैं सिखाऊं? अरे तेरे हाथ तो कांप रहे हैं, भारी है क्या? अरे तू उधर क्या देख रही है? मैं तो इधर खड़ा हूं। किसी को कुछ नजर नहीं आता, बस लड़ता है, मारता है और फिर खुद मर जाता है। न किसी को किसी के दुश्मन का पता, न किसी को दोस्त का। रिश्तों को परिभाषित करने वाले सारे शब्द मर गए हैं इस जग में, और उनकी लाशों से लहू बनकर बह गए हैं। सुनो देव, बाहर गोलियां चल रही हैं, हवा में बारूद की गंध फैली हुई है। कुछ लोग मर रहे हैं और कुछ मार रहे हैं। इतनी दहशत है जंगल में कि देवदार के ऊंचे वृक्ष भी डरकर खामोश हो गए हो, जैसे मर गए और चुपचाप देख रहे हो अपनी मौत का तमाशा। इन्हीं मरे हुए वृक्षों के बीच वो भी मर रहा होगा कहीं, हाथ बंधे पीठ पर, घुटने लगे जमीन से, दिल में अधूरे रह गए मिशन की टीस लिए हुए। आखिरी बार अपनी नीलू को याद करते हुए। पर उसे कौन बताए कि ना तो उसकी प्रेमिका मरी है और ना ही उसका कोई मिशन अधूरा रहा है। और जाकर बताओ उसे कि मैंने अपना वादा निभा दिया है। मेरी वजह से उसका जो मिशन अधूरा रह गया था वो मैंने पूरा कर दिया है। कौन सा मिशन, कौन सा वायदा? तुझे मारने आया था, लेकिन मैं नीलू बनकर तेरे और उसके बीच आकर खड़ी हो गई थी।
अनिल को तो वो मार भी देता, लेकिन नीलू को कैसे मारता? उसे क्या पता था कि प्यार के वो पल कितने झूठे थे। मेरे तन पर फिरोजी दुपट्टा था, लेकिन मेरे मन का रंग सिर्फ अनिल था। उसे क्या पता था फिरोजी रंग झूठा था, चांद की चांदनी झूठी थी। उसके जख्मों को हल्दी मिले दूध से धोना झूठ था, क्योंकि उस दूध में हल्दी नहीं थी, जहर था। क्या? हाँ, वही कीड़े मारने वाली दवाई। ये तू क्या बकवास कर रही है नील? कौन अनीत? कैसी अनीत? यहाँ कोई अनीत नहीं है। तुम भूल रहे हो मिस्टर डीएसपी कि अभी इन्हीं हाथों से मारा है तुमने अनु और अनीत को। मैं अब सिर्फ नीलू हूँ, उस टेररिस्ट की प्रेमिका। तू ऐसा नहीं कर सकती हरामजादे, मैं तेरा पति हूँ। तू दुनिया की लौट में रेंगता हुआ फूलों की जड़ों में लगा एक कीड़ा है, बस। तू क्या कर रही है? मैं यहाँ मर रहा हूँ। जोगिया तेरा वेख्याल जोगिया तेरा वेख्याल जोगिया सोचा दिया जिंदा दा तू आगे पूछ जोगिया तेरा बेख्याल जोगिया तेरा बेख्याल जोगिया। दोस्तों, ये हमारा आज का नाटक था टेररिस्ट की प्रेमिका। आप लोगों को कैसा लगा ये तो आप ही बताएंगे। इसमें कुछ तीन कलाकारों ने काम किया था और एक चौथी भूमिका भी थी, तो मैं आपका सभी का परिचय कराना चाहूँगा। अनित की मुख्य भूमिका में संध्या सिंह, सिंह और यानी कि दीपक राज रहेंगी और गुप्ता थेरापी ला हमारे साथ नरेंद्र सिंह और संगीत से विजय भास्कर।
चेंज करनी पड़ती थी, काफी चेंज होती थी। उनके साथ में दीपिका और जिज्ञासा।